Now we have air resistance. It is also known as drag, D-R-A-G, drag. एयर रेजिस्टेंस बेसिकली फ्रिक्शन बिटवीन द एयर एंड अनदर मटेरियल, यानी कि एयर और किसी दूसरी मटेरियल के दरमियान में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है उसे एयर रेजिस्टेंस कहा जाता है। एयर रेजिस्टेंस इज़ अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन। एयर रेजिस्टेंस जो है फ्रिक्शन की एक टाइप है। इंस्टेड ऑफ वन ऑब्जेक्ट रबिंग अगेंस्ट अनदर टू स्लो इट डाउन, बजाय इसके कि एक ऑब्जेक्ट रब करे दूसरे को और उसको स्लो कर दे, एयर स्लोज दी ऑब्जेक्ट डाउन, तो एयर जो है वो स्लो कर देती है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, यानी कि किसी भी कोई चीज़ है वो एयर की वजह से जो स्लो होती है उसको एयर रेजिस्टेंस कहा जाता है। We can say that a force that is caused by the air, the force that acts in the opposite direction to an object moving through the air. For example, when an airplane flies through the air, air particles hit the airplane, making it more difficult for it to move through the air. So this is the example of the air resistance. So if these and the other forces are acting on everything, अगर ये फोर्सेस या दूसरी फोर्सेस जो है वो किसी चीज़ के ऊपर या हर चीज़ के ऊपर एक्ट कर रही हैं, वाई आर द थिंग्स नॉट ऑलवेज मूविंग और चेंजिंग डायरेक्शन, तो फिर क्यों जो है चीज़ें अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करती, वो मूव नहीं करती जबकि उनके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है। दे डू नॉट ऑलवेज मूव और चेंज द डायरेक्शन, ये चीज़ें जो यानी कि दे डू नॉट, यानी कि जो चीज़ें उनके बारे में बात हो रही है कि ये हमेशा जो है मूव नहीं करती या चेंज नहीं करती डायरेक्शन को, क्योंकि जो फोर्सेस बैलेंस ईच अदर एट दी सर्टेन पॉइंट्स, क्योंकि जो फोर्सेस हैं जो पे अप्लाई हो रही हैं, जो अपोजिट फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, वो एक सर्टेन पॉइंट में जो है वो बैलेंस हो जाती हैं, जिन्हें बैलेंस फोर्सेस कहा जाता है। व्हेन दिस हैपन्स, जब इस तरह होता है, यानी कि जब फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस्ड हो जाती हैं किसी सर्टेन पॉइंट्स में, ऑब्जेक्ट्स आइदर स्टे स्टिल, जो ऑब्जेक्ट्स हैं या तो वो अपनी जगह पर ही रहते हैं, और कीप मूविंग, या मूव करना शुरू कर देते हैं एट द सेम रेट, सेम स्पीड के साथ। यानी कि जब इस तरह से होता है, यानी कि जब बैलेंस फोर्सेस अप्लाई होती हैं, ठीक है, या एक सर्टेन पॉइंट में आके फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस हो जाती हैं, जो अपोजिट फोर्सेस अप्लाई की जाती हैं वो इक्वल हो जाती हैं, तो उस सूरत में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है या तो वो स्टिल मूव करना शुरू कर देता है, वो या तो मूव करना शुरू कर देता है या अपनी जगह पर ही रहता है, यानी कि अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता। ठीक है, देयर इज़ अ वर्ड फॉर दिस, इसके लिए इस वर्ड होता है, यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है जिसको इट इज़ इनर्शिया, जिसे इनर्शिया कहा जाता है। ठीक है, इनर्शिया क्या होता है, इट इज़ अ टेंडेंसी टू डू नथिंग, ये एक टेंडेंसी है कुछ ना करने की, और रिमेन अनचेंज, या चेंज रहने की, यानी कि किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा, अगर तो वो मूव कर रही है तो वो स्टिल मूव ही कर रही है, और अगर वो खड़ी हुई है एक जगह पे तो वो खड़ी ही रहेगी, तो उसको, उस सिचुएशन को या उस फोर्स को जो है इनर्शिया कहा जाता है। ठीक है, कि जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा हो रहा होता है। अब इस बुक की एक एग्जांपल दी हुई है कि दिस बुक इज़ लाइंग स्टिल ऑन दिस टेबल, कि ये बुक जो अभी तक पड़ी हुई है टेबल के ऊपर, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ पुशिंग इट ऑन टू द टेबल, तो टेबल के ऊपर जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है अप्लाई हो रही है एट द सेम टाइम, इसी वक्त ही देयर इज़ अनदर फोर्स, यहाँ पे एक और फोर्स जिसको नॉर्मल फोर्स कहा गया है, दैट इज़ पुशिंग इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, जो पुश हो रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में। दीज टू फोर्सेस आर बैलेंस्ड, ये दो फोर्सेस जो हैं बैलेंस्ड हुई हुई हैं। ठीक है, जो एक टेबल के ऊपर लग रही है और जो एक अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव हो रही है, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जो फोर्स अप्लाई हो रही है, ये दोनों बैलेंस्ड हैं। ठीक है, जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई हो रही है, ये बैलेंस है, जिसकी वजह से जो बुक है वो अभी तक अपनी जगह पे है। सो द बुक रिमेन स्टिल। इफ़ द फोर्सेस बिकम्स अनबैलेंस्ड, अगर फोर्सेस जो है वो अनबैलेंस्ड हो जाएं, द बुक विल मूव, तो बुक जो है वो मूव करना शुरू हो जाएगी, यानी कि अगर जो है ऊपर अपवर्ड फोर्स है वो ज़्यादा हो जाए
तो बुक जो है वो मूव करना शुरू कर देगी। यानी कि अगर हम उसको उठा लें तो क्या होगा कि नीचे वाली फोर्स और ऊपर वाली फोर्स में डिफरेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से जो है बुक वो मूव करेगी, यानी कि उस पर एक चेंज आ जाएगा, क्योंकि उस वक्त जो है वो दोनों फोर्सेज जो है वो इक्वल नहीं होंगी। सो हियर इज़ अ टर्म दैट इज़ नॉर्मल फोर्स. What is normal force? There is a force known as normal force. This is the force that operates when two still objects are in contact with each other. यहाँ पे एक फोर्स है जिसे नॉर्मल फोर्स कहा जाता है. दिस इज़ द फोर्स, ये वो फोर्स है जो कि दैट इज़ ऑपरेट्स, जो कि ऑपरेट हुई है व्हेन टू स्टिल ऑब्जेक्ट्स, जब दो स्टिल ऑब्जेक्ट यानी कि जो अपनी जगह पर खड़े हुए हैं, यानी कि ना टेबल मूव कर रहा है और ना ही बुक मूव कर रही है. यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई की जा रही है उसकी बात हो रही है. स्टिल ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट, यानी कि इन कांटेक्ट है एक दूसरे के साथ, यानी कि एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट है. ठीक है, और इस वक्त जो फोर्स अप्लाई की जा रही है इसको नॉर्मल फोर्स कहा जाता है. ठीक है, नॉर्मल फोर्स वो फोर्स होती है जो कि दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में अप्लाई की जाती है, जो कि अपनी स्टिल होते हैं, यानी कि एक जगह पे खड़े हुए होते हैं और मूव नहीं कर रहे होते. ठीक है, और आपस में इन कांटेक्ट होते हैं. तो उस वक्त जो फोर्स अप्लाई की जाती है उसको नॉर्मल फोर्स कहा जाता है. तो सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ द बैलेंस्ड फोर्स. तो ये जो है एग्जांपल है एक बैलेंस्ड फोर्सेस की. हियर इज़ अनदर एग्जांपल, यहाँ पे एक और एग्जांपल है. टू टीम्स आर प्लेइंग टग ऑफ वॉर. दो टीम्स जो हैं वो टग ऑफ वॉर खेल रही हैं. इफ़ बोथ teams pull with exactly the same force in the opposite direction, the flag in the middle of the rope remain in the same place. अगर दोनों टीम्स जो है वो सेम फोर्स अप्लाई करें, यानी कि एक ये वाली टीम, फॉर एग्जांपल ये टीम है, ए टीम है और ये बी टीम है. अगर ए टीम जितनी फोर्स अप्लाई करी है बी टीम भी उतनी ही फोर्स अप्लाई करे, तो ये जो दरमियान में जो फ्लैग है वो अपनी जगह पर ही रहेगा. दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों होगा? दिस इज़ बिकॉज इस वजह से क्योंकि द फोर्सेस आर बैलेंस्ड, क्योंकि फोर्सेस बैलेंस्ड हैं. ठीक है, यानी कि ये भी जितनी टीम ए फोर्स अप्लाई करी है उतनी ही टीम बी अप्लाई जो है फोर्स अप्लाई करी, यानी कि सेम फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं. तो जो ये फ्लैग है ये अपनी जगह पर ही रहेगा क्योंकि फोर्सेस जो है वो बैलेंस्ड है. बट इफ़ वन टीम पुल्स हार्डर देन द अदर टीम, अगर एक टीम जो है वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करे, द फोर्स बिकम्स अनबैलेंस्ड, तो फोर्स जो है वो अनबैलेंस्ड हो जाएगी एंड मूवमेंट विल अकर. तो यहाँ पे मूवमेंट होगी, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर टीम ए जो है वो ज़्यादा जो है फोर्स अप्लाई करी है एज़ कम्पेयर टू टीम बी, तो क्या होगा, यहाँ पे फोर्सेस जो हैं वो अनबैलेंस्ड हो जाएंगी और जो मूवमेंट है यहाँ पे होगी. यानी कि जब फोर्स, यानी कि टीम ए जो है वो अगर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करती है तो क्या होगा, एज अ रिज़ल्ट मूवमेंट होगी, यानी कि जो टीम बी है वो अपवर्ड जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन जो है वो मूव करना शुरू हो जाएगी, तो जहाँ पे जो है फोर्सेस अनबैलेंस्ड हो जाएंगी. सो दीज आर दी बैलेंस्ड, दिस इज़ ऑल अबाउट दी बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, कि जहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस जो हैं वो सेम अप्लाई होंगी, तो वो वहाँ पे जो है इसका मतलब ये होगा कि वो बैलेंस्ड फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं. और अगर जो है दोनों साइड पे, यानी कि अपोजिट साइड पे जो है फोर्सेस इक्वली अप्लाई नहीं हो रही, यानी कि एक साइड पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रही है और दूसरी साइड पे कम, तो वहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्सेस यानी कि अप्लाई हो रही हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. एक्टिविटी टाइम. हेयर इज़ अ बॉल, यहाँ पे एक बॉल है आप देख रहे हो. द एरोज रिप्रेजेंट फोर्सेस पुशिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. जो एरो अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे, एरो जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि फोर्सेस जो अप्लाई हो रही हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हैं.
द लॉन्गर एरो रिप्रेजेंट अ ग्रेटर फोर्सेस, जो लॉन्गर एरो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे जो है फोर्स जो है ज़्यादा अप्लाई हो रही है. सो द फोर्सेज आर अनबैलेंस, तो फोर्सेज जो है वो अनबैलेंस्ड है. विच वे डू यू थिंक द बॉल विल मूव, तो आप क्या सोचते हो कि बॉल किस तरफ जो है वो मूव करेगी. ऑफ कोर्स यहाँ से जो है ये जो ग्रेटर एरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे जो फोर्स है वो ज़्यादा अप्लाई हो रही है. तो इसका मतलब ये है कि जो बॉल है वो ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ जो है मूव करेगी. ठीक है. दिस इज़ ऑल अबाउट द बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. थैंक यू.